हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल रावत। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप अप नथिंग इज़ इम्पॉसिबल में। तो गाइज़, काफ़ी टाइम से मैंने ये वीडियो बनाने की सोच रहा था बट नहीं हो पाया था, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। और अब हम अपना ये जो सिलसिला है वीडियो का ये कंटिन्यू करेंगे और उत्तराखंड के बारे में जो कुछ नॉलेज है ये इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से। तो अभी हम जो शुरू करने जा रहे हैं, ये ज़िला सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ज़िला सीरीज़ में हम सबसे पहले देखेंगे पौड़ी गढ़वाल को। तो आइए, यहाँ पे ज़्यादा समय न लेते हुए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पौड़ी गढ़वाल के बारे में हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, तो देख लेते हैं पहले पौड़ी गढ़वाल का इतिहास। जैसे कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, पौड़ी जनपद का गठन सन 1839 ईस्वी में हुआ था। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया। वह वर्ष 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी में बनाया गया। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड में अभी तक केवल दो ही मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है, इसका जो मुख्यालय, ये जो पौड़ी गढ़वाल हमारा मुख्यालय बना गढ़वाल मंडल का, ये बना 1969 में, यानी कि 1969 में। वह वर्ष 1992 में पौड़ी गढ़वाल को हिल स्टेशन घोषित किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन आने वाले परीक्षाओं में आपको ध्यान रखना है, पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो जो पौड़ी को हिल स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये 1992 में हुआ था। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल की कुछ भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। पौड़ी गढ़वाल का जो कुल क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल 5329 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 5329 वर्ग किलोमीटर का कुल इसका क्षेत्रफल है। तथा समुद्र तल से इसकी जो कुल ऊंचाई है ये 1650 मीटर है। यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, समुद्र तल से ऊंचाई। आजकल का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समुद्र तल से जो ऊंचाई है हमारे जितने भी हिली स्टेशन हैं उनका, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। अमूमन हर एक आधे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पौड़ी है, इसकी समुद्र तल से जो कुल ऊंचाई है ये 1650 मीटर है। तो एक यहाँ पे आपके लिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पौड़ी गढ़वाल से 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भी इस ज़िले से साझा होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हमारा पौड़ी गढ़वाल कि जिससे हमारे उत्तराखंड के कुल 7 ज़िले अपनी सीमाएं साझा करते हैं और ये सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और गढ़वाल मंडल का एकमात्र ऐसा ज़िला जो कि पौड़ी गढ़वाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है, वो है आपका उत्तरकाशी। तो यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ, हालांकि मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल से केवल एक गढ़वाल मंडल का ऐसा ज़िला है उत्तरकाशी जो कि अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये भी यहाँ से आपको जो पॉइंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए निकल के आएगा। शायद ही यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं, बट बहुत कम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जब आप उत्तराखंड का फिजिकली मैप देखेंगे तो वहाँ पे आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। आपको ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि शायद ही आपने पहले कभी ध्यान दिए हों। तो पौड़ी गढ़वाल में कुछ पर्यटक स्थल भी हैं। हालांकि हमारा पौड़ी गढ़वाल इतना डेवलप्ड नहीं है अभी पर्यटक स्थलों में, पर धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। इसके अलावा केंद्र सरकार की भी कुछ योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत पौड़ी को पर्यटक क्षेत्र के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। तो यहाँ पे आइए जान लेते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में जो पर्यटक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या इनकी एक विशेषताएँ हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रांसी स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में है। तो जो लोग पौड़ी के रहने वाले होंगे उनको पता है। और जो अभी पुलिस का फिजिकल हुआ था पौड़ी वालों का, वो भी रांसी ग्राउंड में ही हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जो ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है रांसी स्टेडियम, वो पौड़ी गढ़वाल में है। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एशिया का कौन सा
ऐसा स्टेडियम है जो सबसे ऊंचाई पर है। रांची तो दूसरे नंबर पे हो गया, लेकिन ऐसा कौन सा स्टेडियम है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है? और अभी के लिए आपको बता दूं, जो ये स्टेडियम बन रहा है ये हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, आपके लिए हिंट है ये। और ये केवल एशिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनने वाला स्टेडियम होने जा रहा है। और जो एशिया का फर्स्ट हाईएस्ट स्टेडियम है, हाई एल्टीट्यूड पे जो स्टेडियम है, वो भी अभी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो आप यहाँ से हिंट दे दिया मैंने आपको। आप लोगों को करना क्या है कि आपने गूगल चेक कीजिए या फिर आप कहीं जो अपनी बुक्स होती हैं उनमें सर्च कीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना है। एक और सुंदर पर्यटक स्थल है, पौड़ी के अंतर्गत ही आता है, ये खिरसू है। खिरसू के बारे में हम जो विशेषताएं जानते हैं, ये उसकी सबसे और ये उसकी एक ऐसी विशेषता है जो सभी पर्यटक स्थलों से उसे अलग करता है। ये एकदम प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल, इसे हमारी राज्य सरकार मानती है कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो बिल्कुल जीरो लेवल है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल के रूप में खिरसू को जाना जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे कुछ पौड़ी ज़िले के अंतर्गत ही उपनगर हैं, तो उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम दुगड्डा की बात करते हैं। दुगड्डा के लिए यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो अपना कोटद्वार पड़ता है, कोटद्वार से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे 30 या 25 किलोमीटर पे, तो आपको वहाँ पे दुगड्डा मिल जाएगा जब आप गढ़वाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दुगड्डा के बारे में जानते हैं। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल के लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पर है। यहाँ पे थोड़ा क्षमा चाहूँगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये सिलगाड़ है, सिलगाड़ नहीं है, सिलगाड़। सिलगाड़ जैसे छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, वो उनको गढ़वाल में गाड़ कहा जाता है। और कई विद्वान तो ये भी मानते हैं कि जो गढ़वाल नाम है वो भी काफ़ी सारी छोटी छोटी गाड़ों के होने के कारण ही गढ़वाल नाम हमारे इस क्षेत्र का पड़ा है। और जो दुगड्डा का प्राचीन नाम था, ये प्राचीन नाम नाथुपुर था, जिसकी स्थापना धनीराम मिश्रा जी ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, दुगड्डा की जो स्थापना है, दुगड्डा की स्थापना धनीराम मिश्रा जी ने की थी। और मैं आपको बता दूं कि जब दुगड्डा अपने प्राथमिक फेज़ में था, वहाँ पे अपने खेतों में धनीराम मिश्रा जी ने घर बनाया था, और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे आबादी डेवलप्ड हुई, और आज का जो वर्तमान दुगड्डा है वो धनीराम मिश्रा जी की ही देन है। इसके अलावा दुगड्डा की जो अन्य खासियतें हैं वो भी जान लेते हैं। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की। वह 1930 में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भवानी सिंह के साथ ही यहाँ पर 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग की थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, ये भारत के महानतम क्रांतिकारियों में से एक हैं। तो इन्हीं का साथ उत्तराखंड की भूमि से भवानी सिंह रावत जी ने भी दिया था, जिनका संबंध दुगड्डा से है। तो उस टाइम पे दुगड्डा को नाथुपुर कहा जाता था। तो जब यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, तो उस टाइम पे यहाँ पे इन्होंने 7 दिनों तक लगातार पिस्टल फायरिंग की ट्रेनिंग की, और आगे जाके जो भी अपने क्रांतिकारी उद्देश्य थे उनको यहाँ पे उन्होंने पूरा करने की कोशिश की थी। तो उत्तराखंड से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि भवानी सिंह रावत जी का संबंध यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी से बताया गया है। और जो ये जो उनकी यहाँ पे आगमन का सन है 1930, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चनों में आपसे आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तराखंड में कब आए और कहाँ आए। तो आपको ध्यान रखना है, दुगड्डा में आए और 1930 में आए। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे दुगड्डा की एक और जो खासियत है। आपने शिव प्रसाद डबराल जी के बारे में काफ़ी सुना होगा, काफ़ी उच्चतम कोटि के साहित्यकार रहे हैं। तो इनका साधना स्थल भी दुगड्डा को ही माना जाता है। और दुगड्डा यहाँ पे हमारे जो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे हमारे राज्य आंदोलन हो, सभी में गढ़वाल क्षेत्र से इन दुगड्डा जो स्थल है इसका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो यहाँ पे आपको ये एक थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि शिव प्रसाद डबराल जी का साधना स्थल दुगड्डा को कहा जाता है। तो चलते हैं थोड़ा आगे और जानते हैं। आगे हमारे पास कोटद्वार है, जो कि हमारा गढ़वाल का परेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो कोटद्वार के बारे में कुछ विशेषताएं जान लेते हैं और फिर उसके आगे जो वीडियो है वो कंटिन्यू करते हैं।
तो गाइज़ यहाँ पे आप कोटद्वार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कोटद्वार का जो प्रवेश, जो गढ़वाल का प्रवेश द्वार है उसे कोटद्वार को माना जाता है। जैसे कुमाऊं में जाएंगे तो कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम हो जाता है, ऐसे ही गढ़वाल क्षेत्र में जब आते हैं तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को। इसके अलावा कोटद्वार को गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज या स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रास्टिंगगंज, ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट तथ्य निकल के आता है। अभी तक अमूमन क्वेश्चन पेपरों में आपने देखा होगा, जितने भी एग्ज़ाम दिए होंगे, कि मोस्टली टाइम पे पूछा जाता है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार, कुमाऊं का प्रवेश द्वार। लेकिन यहाँ पे आपको अब जो उपनाम आ रहे हैं, नई पुस्तकें जैसे जैसे आ रही हैं, जैसे जैसे हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे कंपटीशन और टफ होने वाला है। तो आपको जो नए नाम है ये ध्यान रखने ज़रूरी हैं। कोटद्वार को गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज व स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो हमारा कुमाऊं है, कुमाऊं का ग्रास्टिंगगंज किसे कहा जाता है। कुमाऊं रीजन में भी एक ग्रास्टिंगगंज होगा, जैसे कि यहाँ पे गढ़वाल रीजन में, तो आपको बताना है कि कुमाऊं रीजन का ग्रास्टिंगगंज किसे कहा जाता है। और बहुत ही रोमांचक करने वाला ये क्वेश्चन अपने आप में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका भी आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करेंगे। और अगर जो नहीं होगा तो हम आने वाली जिला सीरीज़ों में जब आगे बढ़ेंगे तो वो आंसर आपको डेफिनेटली वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आने वाली जो भी वीडियो होगी मैं उसमें आपको इसका आंसर दे दूँगा। तो लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहले आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो कोटद्वार के बारे में जो एक अन्य और तथ्य निकल के आता है, 1889 यानी कि 1889 में, या 1889 से और 19 के बीच में यहाँ पे कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना की थी, तथा 1901 में कोटद्वार में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चली थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब ये नहीं पूछा जाता है कि कोटद्वार में रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई, पूछा जाता है कि कोटद्वार में रेलवे स्टेशन जो बना है वहाँ पे पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी। तो आपको ध्यान रखना है 1901 में यहाँ पे कोटद्वार में पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। साथ ही अभी तक जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति तक पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन भी कोटद्वार है। ध्यान रखिएगा आप, पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन भी वर्तमान स्थिति में कोटद्वार है। आने वाले टाइम पे आपको श्रीनगर में भी मिलेगा, इसके अलावा और भी काफ़ी जगह होंगी तो जहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया था, तथा 2017 में नगर निगम का दर्जा प्राप्त हुआ था, जिसका उस टाइम पे जो प्रस्तावित नाम था वो कण्व नगरी रखा गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नगर निगम जो कोटद्वार को बनाया गया था ये 2017 में बनाया गया था। अभी के लिए आपको बताना है कि उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं, और जो लेटेस्ट बना है वो कब बना है, और कौन सा क्षेत्र जो है वो नगर निगम बना है। तो ये आपने इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बाकी आने वाले वीडियो में तो आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। कोटद्वार खो नदी के तट पर बसा है। मोरो ध्वज का किला कोटद्वार के समीप तथा कोटद्वार का पुराना नाम मोरो ध्वज है। ध्यान रखिएगा, आपको जब एग्ज़ाम में बैठते हैं आप और ऐसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना लेता है आयोग, या फिर अभी जो हमारा UKPCS के थ्रू एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे ये थोड़ा बहुत ट्रिकी हो सकता है कि कोटद्वार का आपको पूछा जाएगा कि पुराना नाम क्या है। वहाँ पे आपको कण्व नगरी दिया होगा, कण्व आश्रम दिया होगा, मोरो ध्वज दिया होगा और चौका घाट दिया होगा। तो आपने इन चारों ऑप्शनों में से अपना एक आंसर चुनना है। तो आपको बता दूं कि इन चारों ऑप्शन में से आप टिक लगा के आएंगे मोर ध्वज में। मोर ध्वज जो है ये अपने कोटद्वार का पुराना नाम है। वर्तमान स्थिति में अब जो प्रस्तावित नगर निगम का नाम हुआ था वही वहाँ पे रखा गया है, कण्व नगरी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि पुराना नाम मोर ध्वज है। हालांकि आप देखेंगे कि मोरो ध्वज का जो किला है वो एग्जैक्ट जो लोकेशन है कोटद्वार की वहाँ पे नहीं पड़ता है, उससे आप नजीमाबाद की तरफ जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पर वो उस टाइम पे जो पूरा एरिया आता था वो कोटद्वार में आता था, जिसकी वजह से कोटद्वार रीजन का जो पुराना नाम था वो मोर ध्वज था। इसके अलावा कोटद्वार और किन चीज़ों के लिए फेमस है वो हम देख लेते हैं। कोटद्वार में हनुमान जी का प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर, जोसेफ कैथेड्रल चर्च और बुद्धा पार्क हैं। तो एक्चुअली गाइज मैं कोटद्वार में काफ़ी रहा हूँ, पर मैंने बुद्धा पार्क के बारे में इतना देखा नहीं, जाना नहीं। पर जो इन लोगों को भी पता है वो ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे हमारा ये बुद्धा पार्क पड़ता है। चर्च की तो जानकारी आपको मिल जाती है, सिद्धबली मंदिर के आसपास में ही है। इसके अलावा यहाँ पे एक हमारा डिग्री कॉलेज है जिसे आप PG कॉलेज भी कहते हैं, पीताम्बर दत्त
बर्थवाल वहाँ पे डिग्री कॉलेज है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया था शायद प्रीवियस किसी एग्ज़ाम में कि पीडी बर्थवाल कॉलेज कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पीडी बर्थवाल आएगा या पीताम्बर दत्त बर्थवाल आएगा तो आप कोटद्वार पे वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कोटद्वार के अंतर्गत ही एक कण्व आश्रम जिसकी हम अभी तक बात भी कर रहे थे, तो कण्व आश्रम पड़ता है। कण्व आश्रम के बारे में देख लेते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे मुख्य बिंदु निकल के आते हैं। तो कण्व आश्रम ये एक प्राचीन विद्यापीठ था। कण्व आश्रम अभी भी आप देखेंगे तो काफ़ी फेमस स्थान है, लोग वहाँ पे चर्चा करते रहते हैं इस विषय में। लेकिन हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वहाँ पे स्थिति थोड़ा बदल चुकी है, अभी वो एक तरीके का पिकनिक स्पॉट वहाँ पे बन चुका है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सांस्कृतिक धरोहर होती है हमारे, उनको आप ठेस न पहुँचाएं और वहाँ पे जो भी ये पिकनिक स्पॉट टाइप का बनाया गया है, ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा कम फोकस करें और उनका जो साहित्यिक महत्व है, वैदिक महत्व है, उस पर ही ज़्यादा फोकस बनाए रखें। तो जान लेते हैं आगे कण्व आश्रम के बारे में। जो कण्व आश्रम है ये हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य मालनी नदी के तट पर बसा है। क्वेश्चन ये काफ़ी नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जो अपना कण्व आश्रम है ये किस नदी के तट पर है। ये काफ़ी बार पूछा भी गया है आई थिंक क्वेश्चन में। आप प्रीवियस ईयर का कोई सा भी क्वेश्चन एग्ज़ाम उठा कर देखिए, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन आपको ध्यान जो अब रखने वाली बात है कि मालिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है, ये एक जो पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये आपको ध्यान रखना है कि मालिनी नदी किस नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो मालिनी नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। तो आपको ध्यान रखना है गाइस कि जो मालिनी नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। और वर्तमान समय में जो कण्व आश्रम है इसका जो नाम है ये चौका घाट हो चुका है, जो कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन जब आपसे किया था कि कोटद्वार का पुराना नाम क्या है, ये प्राचीन नाम क्या है, तो वहाँ पे मैंने आपको ये ऑप्शन भी दिया था। तो चौका घाट याद रखिएगा, वर्तमान में कण्व आश्रम को कहा जाता है। इसके अलावा महाकवि कालिदास जी ने कण्व आश्रम को किसियाल प्रदेश कहा है। इन्होंने यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, ध्यान रखिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आप ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम की यहाँ पे इन्होंने रचना की थी। तो एक और हमारे यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है लैंसडाउन, अपने आप में एक कीर्तिमान और पौड़ी जनपद की जो शान बढ़ाने वाला क्षेत्र है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। काफ़ी गौरवमयी इतिहास रहा है लैंसडाउन का अपने आप में ही। तो लैंसडाउन के बारे में जानते हैं। लैंसडाउन का जो मूल नाम था ये कालो डांडा था। 21 सितंबर 1890 में ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन रखा गया। ध्यान रखिएगा 21 सितंबर 1890। यहाँ पे आपके लिए ये जो इम्पोर्टेंट तथ्य है जो अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, आपको ये ध्यान रखना है। वायसराय लैंसडाउन तो ब्रिटिश नाम है, तो ये आप लोग इसको ईजिली मुझे लगता है कि ध्यान रख पाएंगे। बट 21 सितंबर 1890 आपको ये ध्यान रखना है, मैंने अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते रहेंगे मैं उनको अंडरलाइन करता जाऊँगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 21 सितंबर 1890 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम लैंसडाउन रखा गया था और पुराना जो नाम था वो था कालो डांडा। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा 4 नवंबर 1887 ईस्वी को गढ़वाल राइफल का यहाँ पे बटालियन की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो अब जो पॉइंट निकल के आता है बहुत सी बुकों में आपको 5 नवंबर मिलेगा, और मैंने देखा है कि इससे पहले जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था शायद वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में आपको डेट तक पूछ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि डेट की कितनी इंपॉर्टेंस हो चुकी है यहाँ पे। तो आपको ये 4 नवंबर की डेट आपने दिमाग में बैठा लीजिए। 4 नवंबर 1887 ईस्वी में गढ़वाल राइफल का मुख्यालय जो था वो लैंसडाउन में बनाया गया था। यहाँ पे पहली ब्रिगेड उस टाइम पे जो बटालियन होती है पहली, उसकी स्थापना की गई थी। आगे चल के फिर यहाँ पे और डेवलप्ड हुआ, जो कुमाऊँ के रीजन में उस टाइम पे रानीखेत में एक फेमस छावनी थी उसके साथ जोड़ा गया। साथ में गोरखपुर छावनी, माफ़ी चाहूँगा, सहारनपुर की जो छावनी थी वहाँ से भी यहाँ पे कुछ सैनिकों को डिपोटेड किया गया था।
गढ़वाल राइफल का जो कमांडिंग ऑफिसर है ये भी लैंसडाउन में भी आपको मिल जाएगा। एक और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने योग्य जो बात है, आजकल पैटर्न जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट टू टफ़ की तरफ जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना होगा ये सारी चीज़ें जो भी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आप इसको भी एक नोट कर लीजिएगा कहीं पे, बिल्कुल स्पेशल अपनी चिट बनाइए, चाहे आप स्टिकर लगाइए, कुछ भी कीजिए, पर ये ध्यान रखिएगा कि जो गढ़वाली मैस है, लैंसडाउन में गढ़वाली मैस है, ये लैंसडाउन की सबसे पुरानी इमारत है। क्वेश्चन पहले आता था मसूरी की सबसे पुरानी इमारत कौन है, मुलिंगर होटल करके एक वहाँ पे, तो वो सबसे पुरानी इमारत है मसूरी की। लेकिन अभी आप देखेंगे जितने भी हिल स्टेशन हैं उनके बारे में काफ़ी डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि यूकेपीसीएस का लेवल उतना नहीं है, बट मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं है। आयोग अपने आप में ही एक काफ़ी विचित्र तरीके का एग्ज़ाम निकालता है। हालांकि अभी तक के क्वेश्चन पेपर में देखा गया थोड़ा उत्तराखंड उतना डीप नहीं आता, बट संभावनाएं हैं कि आएगा ऐसा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि गढ़वाली मैस लैंसडाउन की सबसे पुरानी इमारत है जिसकी स्थापना 1888 में की गई थी। लैंसडाउन के कुछ यहाँ पे अन्य जो इम्पॉर्टेंट साइट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि लैंसडाउन में टिफ़िन टॉप है, कालेश्वर मंदिर है, गढ़वाली मैस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दरबान सिंह नेगी एवं गबर सिंह नेगी स्मारक आदि यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। साथ ही यहाँ पे भूला ताल, आप गए होंगे कभी तो भूला ताल भी एक काफ़ी फेमस है, पर्यटकों को यहाँ पे काफ़ी लुत्फ़ उठाते हैं सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का, तो भूला ताल है। सेंट मैरीज गिरजाघर प्रसिद्ध है यहाँ पे। इसके अलावा लैंसडाउन में एक युद्ध स्मारक भी बना है। तो जो ये युद्ध स्मारक बना था ये 1923 में बना था, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो गया था, उसके बाद ये बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप जाएंगे लैंसडाउन में तो काफ़ी उस टाइम से जो हमारे यहाँ पे शहीद जवान हुए हैं उनकी वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी युद्ध स्मारक में। तो एक यहाँ पे काफ़ी अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करता है लैंसडाउन, उत्तराखंड के लिए भी और पूरे राष्ट्र में ही ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। इसके अलावा 1909 में कोटद्वार को लैंसडाउन से सड़क मार्ग के माध्यम से जोड़ा गया। तो मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था कि लैंसडाउन को कोटद्वार से सड़क के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये कब जोड़ा गया, ये आपका जोड़ा गया 1909 में। ये ध्यान रखिएगा गाइस, क्योंकि इसके बाद ही हमारे यहाँ पे सड़कों का निर्माण तीव्र गति से हुआ था। इससे पहले सड़कें बहुत कम थीं। लोग अपना जो आपने सुना होगा कि दुगड्डा में ढाकर के लिए जाते थे, जो व्यापारी की एक यात्रा होती थी। गढ़वाल के क्षेत्र में जो मंडी लगती थी उस टाइम पे वो दुगड्डा में लगती थी, तो लोग वहाँ पैदल जाते थे काफ़ी दूर दराज से। तो जो हमारे दादाजी लोग रहे थे वो अपने टाइम पे वहाँ तक पैदल जाते थे। तो आपको ध्यान रखना है सड़क का कोई माध्यम नहीं था। जब 1909 में यहाँ पे लैंसडाउन को कोटद्वार सड़क से जोड़ा गया, धीरे धीरे आगे चल के 1939 में यहाँ पे फिर एक सड़क आंदोलन उभरा जिसके माध्यम से फिर आगे सड़कों का विस्तार हुआ। तो श्रीनगर यहाँ पे आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये आप अपने आप में ही एक अलग ही आपको जानकारी प्रस्तुत करता है श्रीनगर। तो श्रीनगर के लिए भी देख लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे एक श्रीनगर और महत्वपूर्ण स्थल अपने आप में है। श्रीनगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल में ही नगर निगम भी यहाँ पे बन चुका है। 31 दिसंबर 2021 में शायद इसे नगर निगम बनाया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है तथा श्रीनगर का जो पुराना नाम है ये ब्रह्म क्षेत्र या फिर श्री क्षेत्र, आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, और आएंगे तो उसमें आपको लिखा होगा कि उपयुक्त दोनों में से एक या फिर ए और बी ऐसे करके आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा ब्रह्म क्षेत्र भी और श्री क्षेत्र भी श्रीनगर को कहा जाता था। इसके अलावा श्रीनगर के बारे में कुछ अन्य तथ्य। कानिंगम के अनुसार 1358 ईस्वी में श्रीनगर की स्थापना हुई थी। कानिंगम आपको पता होगा आर्कियोलॉजिस्ट थे यहाँ पे सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर का। तो उनका मानना है कि 1358 ईस्वी में श्रीनगर को बनाया गया था। वहीं आप देखेंगे 1517 ईस्वी में पंवार वंश के राजा अजयपाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर को बनाया था। उनकी जो पुरानी राजधानी थी वो थी देवलगढ़, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो देवलगढ़ से जो उन्होंने राजधानी अपनी स्थानांतरित की थी वो 1517 ईस्वी में की थी और श्रीनगर में अपनी राजधानी बनाई थी। 1884 ईस्वी में
1884 में गौना झील टूटने के कारण श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई और वर्तमान जो आप श्रीनगर का स्वरूप देखते हैं ये उस टाइम के जो कमिश्नर थे पो, इनका नाम ही पो है, ध्यान रखिएगा, कमिश्नर पो के माध्यम से जो वर्तमान स्वरूप है ये बनाया गया था अपने श्रीनगर गढ़वाल का। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, जब अपने उत्तराखंड में खुड़बड़ा का तो गाइज यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, 1884 में गौना झील टूटी थी और श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई थी। वर्तमान समय में जो श्रीनगर बसाने का श्रेय जाता है वो कमिश्नर पो को जाता है। कमिश्नर पो हमारे कुमाऊं कमिश्नरी में जब मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पे आपको इनका नाम मिल जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं ये कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर, जितने भी टोटल 23 कमिश्नर बने थे ब्रिटिश शासन के दौरान उनमें। और गौना झील होते क्या है कि कोई सा भी, जब आप देखते होंगे कि उत्तराखंड में काफ़ी सारी हिमानियाँ हैं, और जब हिमानियाँ एक जगह में खिसक जाती हैं या फिर वहाँ से कोई बर्फ़ की जो बड़ी सिल्लियाँ होती हैं, बर्फ़ का जो बड़ा पहाड़ होता है वो फिसल जाता है, तो वो अपने आप में ही किसी जगह में गर्त कर देता है और उस गर्त में झील बन जाती है। वो स्वनिर्मित झील होती है और वही झील यहाँ पे टूटी थी 1884 में, जिसके बाद यहाँ पे कि श्रीनगर में तबाही आ गई थी और फिर इसे एक पुराने जगह से स्थानांतरित करके थोड़ा सा और हाइट में बसाया गया था। और वर्तमान में जो आपको श्रीनगर है ये कमिश्नर पो की बदौलत ही यहाँ पे देखने को मिलता है। श्रीनगर के कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं जिनमें श्रीयंत्र नामक शिला, कमलेश्वर मंदिर, धारी देवी का मंदिर, गोरखनाथ गुफा, शंकर मठ तथा गोला बाजार आदि प्रसिद्ध हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और ये क्लियर कर दूँ कि गाइस इन सभी चीज़ों के बारे में जब मैं उत्तराखंड के आगे आपको वीडियो दूंगा तो उसमें यहाँ पे आपको प्रमुख जो मंदिर हैं, इसके अलावा जो भी ऐसे पर्यटक स्थल जो रह गए हैं इस वीडियो में नहीं आ पाए, मैं वहाँ पे आपको वो कंप्लीट करा दूंगा। अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि कमलेश्वर मंदिर और जो मैंने श्रीयंत्र टापू बताए ये आपके पास आते हैं क्वेश्चनों में, तो इनके बारे में, धारी देवी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे, इनको ऐसे नहीं छोड़ सकते, डिटेल इनके बारे में बताएंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा। अभी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है आपके लिए, आज के लिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 10 नवंबर 1995 में श्रीयंत्र टापू में गोलीबारी हुई थी और ये गोलीबारी हुई थी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बीच में व उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है उनके बीच में। तो आपको पता होगा काफ़ी ज़ोरों शोरों से यहाँ पे उत्तराखंड आंदोलन भड़का था, जिसके बाद आज हम जो उत्तराखंड राज्य है ये एक अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे है, जिसकी अपनी सरकार है यूपी सरकार से अलग होके। तो इसका श्रेय हमारे सारे आंदोलनकारियों को जाता है, जिसमें कि कुछ आंदोलनकारी पौड़ी ज़िले के भी हैं, तो जिसमें यशोधर बेंजवाल एवं राजेश रावत जी महत्वपूर्ण हैं, तो ये ध्यान रखिएगा गाइस। आइए आगे बढ़ते हैं और देवलगढ़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था देवलगढ़ के बारे में। तो देवलगढ़ के जो खासियत है ये एक इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पे कुछ मंदिर हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में, मैंने जैसे कि बताया कि आगे बताऊंगा, तो देवलगढ़ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे देवलगढ़ का जो नाम है ये कांगड़ा के राजा, जो उस टाइम पे राजा रहेंगे कांगड़ा में, राजा देवल उनका नाम था, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पे देवलगढ़ इसका नाम पड़ा। यहाँ पे एक राजराजेश्वरी मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो जो ये मंदिर है ये राजा अजयपाल ने बनाया था, परमार शासक अजयपाल। 1515 ईस्वी में अजयपाल ने अपनी चांदपुर गढ़ी से जो राजधानी है वो देवलगढ़ लाए थे। उसके बाद 1517 में वो श्रीनगर अपनी राजधानी ले गए थे। तो अजयपाल जी ने यहाँ पे अपना राजराजेश्वरी मंदिर बनाया। इसके अलावा वो नाथ संप्रदाय से रिलेट करते थे, तो नाथ संप्रदाय का उन्होंने यहाँ पे काल भैरव का मंदिर एवं भैरव गुफा की यहाँ पे उन्होंने स्थापना की थी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देता रहूँगा। यदि कोई क्वारी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वारी का आपको जवाब दूँ और आपके डाउट्स क्लियर करूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।